नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला सुनाया था। अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर यह फैसला था और कहा गया था कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसको लेकर जमकर सियासत हुई, तमाम तरह की बातें हुई, विपक्ष ने सरकार को घेरा, सरकार ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। लेकिन क्योंकि अब चुनाव है और हरियाणा में भी चुनाव है, वहां पे अनुसूचित जाति, उनकी जो संख्या है उस लिहाज से वो एक मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी का एक दलित महासम्मेलन हुआ, दलित सम्मान महासम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आए और उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश की कि ये जो पूरा विषय है इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है और आपको किसी भ्रम, किसी बहकावे में नहीं आना चाहिए। इसका असर जमीन पर कितना है, ये जो बात है ये कहां तक पहुंच रही है, क्या ये विषय चुनावी मुद्दा बन रहा है? क्योंकि पार्टियां इस पर बोल तो नहीं है लेकिन फूक फूक कर बोल रही है और जो सरकार है वो एकदम स्टैंड स्पष्ट करने की कोशिश भी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह हुआ। समारोह में प्रदेश भर से अनुसूचित समाज के लोग शामिल हुए। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे और उन्होंने कोटे में कोटा आरक्षण मुद्दे पर सीधा संवाद किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर मामले की बारीकियों को लोगों तक पहुंचाया। मनोहर लाल ने इस दौरान साफ किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पूरे देश में आरक्षण लागू रहेगा। इस वर्ग को जो 20% आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण ज्यों का त्यों बना रहेगा। सारा इकट्ठा एससी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसे अभी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। मनोहर लाल ने कोटे में कोटा का विरोध कर रही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए दलित समाज के लोगों का शोषण किया और क्रीमी लेयर मामले में भी कांग्रेस भ्रम फैला रही है, जबकि बीजेपी ने दलित समाज को मजबूत हक और हिस्सा देकर आगे बढ़ाने का काम किया। पीएम मोदी ने कैबिनेट बुलाकर स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर नहीं होगा। अगर राज्य चाहे तो वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण में वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण 20% ही रहेगा। कि अब संविधान को अगर बचाने वाली, संविधान को पिछड़े दलितों और गरीब समाज के उनके अधिकारों के लिए अगर कोई लागू करने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी पहले से भी कर रही है, आगे भी करेगी। ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने संविधान को ठेंगा दिखाया, चाहे वो देश की आज़ादी के बाद, इवन उन्होंने तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को, उनका भी विरोध किया, उनके चुनाव के समय विरोध किया, उनको संविधान सभा की अगुवाई करने के लिए उनका विरोध था। फिर भी उनके जो विचारों को देख करके उसमें बीच में जो और अग्रणी लोग थे उन्होंने सहमति बना करके और उनको संविधान की इस सारी निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर जी को आगे रख करके और ये सारी जो पूरा किया, ये गरीबों को, दलितों को, वंचितों को उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनको बराबरी का स्थान दिलाने का एक बहुत बड़ा उपाय संविधान में है। बहरहाल एक ओर जहां देश भर में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल कोटे में कोटा आरक्षण को दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता जनता को किसी के बहकावे में नहीं आने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रेय भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुरेश शिरोड कांग्रेस से, रजवंत अहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रवीण अत्रेय जी, शुरुआत आपसे करूंगा। ये एक तो विषय बड़ा टेक्निकल भी है, बहुत बारीकियां भी हैं, लेकिन इसको लेके हर तरह की धारणा, थ्योरी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ने जो आकर के ये बात समझाई है, नफा नुकसान जो है वो समझाया है और स्पष्ट किया है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये वाकई जमीन पर इतना बड़ा विषय है जिसको एड्रेस किया गया और एड्रेस करने से जो धारणाएं हैं वो टूटी हैं? देखिए वरुण जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विषय क्या था।
2004 से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुकदमा चल रहा था एससी समाज के आरक्षण से संबंधित जी। वो जो मुकदमा था वो पंजाब से संबंधित था, क्योंकि पंजाब की सरकार ने एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण किया था, जो माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने जो ये फैसला दिया था, ये उस मुकदमे से संबंधित। बिल्कुल। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, क्योंकि हो ये रहा था कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी और एक डायरेक्शन दी, तो कांग्रेस ने फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर झूठ का प्रचार करना शुरू कर दिया, लगातार लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था क्रीमी लेयर से संबंधित। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या एसटी समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये एक उनकी ऑब्जर्वेशन। लेकिन केंद्र सरकार ने तुरंत कैबिनेट बुला के कैबिनेट में यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि एससी समाज के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगी। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको केंद्र सरकार ने तुरंत नकार दिया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जाके बार बार ये भ्रम फैलाने लगे कि देखिए जी क्रीमी लेयर कर दिया गया, आरक्षण में क्रीमी लेयर कर दिया गया, जबकि सच्चाई एकदम उलट थी। केंद्र सरकार ने तो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगी। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन थी वर्गीकरण से संबंधित, कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को वर्गीकरण करना, मतलब उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन करना। लेकिन इसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 शर्तें भी लगाई। एक शर्त तो ये थी कि राज्य के पास पर्याप्त डाटा होना चाहिए। दूसरा, कि जब आप सब क्लासिफिकेशन करोगे तो अनुसूचित जाति की किसी भी जाति को 100% आरक्षण नहीं दे सकते आप। मतलब इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 शर्तें लागू कर दी। हरियाणा सरकार ने जब कैबिनेट के अंदर 17 तारीख को यह प्रस्ताव पारित किया कि हरियाणा में जो अनुसूचित जाति का 20% आरक्षण, वो 20% ही रहेगा। पहली बात, वो कम नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर, क्योंकि लंबे समय से अनुसूचित जाति के अंदर की कुछ जाति, कुछ वर्ग एक मांग जो बार बार करते थे, जिस वजह से पंजाब से यह मुकदमा कोर्ट में गया, वो ये था कि कुछ ऐसी जातियां हैं अनुसूचित जाति समाज के अंदर जिनको जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जैसे जो सफाई कर्मचारियों का काम करते हैं, सीवरेज सफाई का काम करते हैं, जिसको हम वाल्मीकि समुदाय बोलते हैं। इस तरह से कुछ समुदाय थे जो लगातार ये मांग करते थे कि हमें आरक्षण का पर्याप्त लाभ विस्तार से आपने ब्रीफ किया, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन जब मनोहर लाल ये कहते हैं कि बहकावे में मत आना और कहीं मतलब 100 का सीधा सीधा तोड़ है, तो फिर बहका कौन रहा है, मुझे तो ये बताएं आप। मैंने बोला ना कि कांग्रेस ने लगातार फिर वही झूठा प्रचार करना शुरू किया था। एक तो क्रीमी लेयर के मामले में कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया कि देखिए जी मोदी सरकार ने तो क्रीमी लेयर लगा दी, जबकि सच्चाई उलट थी। मैं बता चुका हूं कि कैबिनेट के अंदर उसको पूरी तरह से मना कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को मानने से। दूसरा, इन्होंने एक और झूठा प्रचार करना शुरू किया कि सरकार ने तो आपका आरक्षण घटा दिया। देखिए, हम बार बार ये बात सार्वजनिक मंचों से इसीलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हरियाणा में अनुसूचित जाति का 20% आरक्षण है, वो 20% ही रहेगा, 1% भी कम नहीं होगा। पहला। दूसरा, जो अनुसूचित जाति के अंदर वंचित अनुसूचित जाति के लोग, उनको 10%, और अन्य अनुसूचित जाति के लोग जो वंचित अनुसूचित जाति के बाद बच गए, अन्य अनुसूचित जाति, उनको 10%, मतलब 20% को 10-10% में बांट दिया। लेकिन उसमें सरकार ने एक और काम किया कि मान लीजिए अन्य अनुसूचित जाति के 10% के अंदर से 8% यूज हो जाता है, यानी कि वो भर जाता है नौकरी से, और 2% बच जाता है। वो 2% किसी दूसरी जाति को नहीं जाएगा, उस 2% के अंदर वंचित अनुसूचित जाति के बच्चे भर्ती होंगे। ठीक है। इसी तरह से वंचित अनुसूचित जाति का जो 10% है, अगर उसमें 8% में भर्तियां हो जाती हैं, 2% बच जाता है, तो उसमें कोई दूसरी जाति नहीं आएगी, वो अन्य अनुसूचित जाति के बच्चे उसमें भर्ती होंगे। ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी था वरुण जी, क्योंकि हमारे विरोधी लगातार झूठ फैला, जैसे आपने कहा बड़ा टेक्निकल मामला है, तो वो इन्हीं चीजों का फायदा उठा के झूठ बोल के भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए हमें अनुसूचित समाज को यह बात समझाना जरूरी था कि सरकार ने आपका आरक्षण कम नहीं किया, और आपके आरक्षण के जो वर्गीकरण की बात है उसको भी बाकायदा स्पष्ट कर दिया। ठीक है। सुरेश रोड साहब,
आप लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन देश की सबसे बड़ी अदालत का था, उसमें एक जज जो थे उन्होंने असहमति जताई, बाकी जजों ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ये रखा कि भाई उससे इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं। बीजेपी अब हरियाणा में कार्यक्रम करके समझा रही है कि बहकावे में मत आइए, सब कुछ ठीक है, और आरोप यह है कि आप पब्लिक को बहका रहे हैं। देखिए वरुण जी, सबसे पहली तो बात यह है, ये दीपावली को होली के गीत गा रहे हैं। इस समय इन बातों का कोई सरोकार नहीं है। ये दिखाते हैं कि हम सरकार में हैं या हम कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 9.5 साल आपने एक तिनके को दाएं से बाएं नहीं पलटा, तो आप कुछ भी बातें कर लें। न्यायपालिका की जो दुहाई दे रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, न्यायपालिका ने तो SYL नहर का पानी लाने का आदेश भी नरेंद्र मोदी जी को दिया था 2016 में कि आप SYL नहर का पानी हरियाणा को दिलाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन करके केंद्र सरकार अपने खर्चे पर इस काम को पूरा करे। आज तक इनका याद नहीं आई वो बात। ये आरक्षण विरोधी भी हैं और ये संविधान विरोधी भी हैं। इन्होंने तो 1949 में संविधान की प्रतियां जलाई थी। और रोड साहब भी ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रीज हो गया। आऊंगा 1 मिनट दीजिए मुझे, सबके पास एक राउंड लगा लूं फिर आता हूं। रोड साहब मैं एक लाइन क्लियर कर दूं, इन्होंने बोल दिया बीच में, वो क्लियर कर दूं। जी जी रोड साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, एक बात इन्होंने क्रीमी लेयर की थी। ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। एक दिन मेरे ख्याल है रजवंत जी थे डिबेट पे, इनको भी शायद प्रवीण अत्रे जी ने बोला या किसी और प्रवक्ता ने बोला कि ऐसी बात नहीं है। 8 लाख से क्रीमी लेयर 2 लाख घटाकर अभी 6 में लेके आए। नहीं अदर बैकवर्ड क्लास नहीं सर, SC। हाँ जी, अदर बैकवर्ड क्लास नहीं, ये SC वाला मैटर है। नहीं, मैटर तो सारे ही चलेंगे ना। मैटर तो ये भी है कि क्रीमी लेयर जब ये बात वहां तो प्रावधान ही अलग है सर। नहीं, क्रीमी लेयर की वरुण जी, अभी क्रीमी लेयर की बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कर रही थी। इस पर जवाब नहीं देंगे तो इतना बड़ा झूठ फैल जाएगा। अरे सुरेश जी, मैं SC वर्ग के आरक्षण की बात कर रहे हैं, OBC के आरक्षण की बात नहीं कर रहे। को अगर विपक्ष नहीं बताएगा तो ये तो वाह लूट कर चले जाएंगे डिबेट में झूठ फैलाकर। ये बात तो हम बिल्कुल, क्योंकि एक बार डिबेट में उन्होंने मना किया था कि हम झूठ फैला रहे हैं। ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। 6 से 8 इन्होंने, जैसे 3 स्टार की मोटर के बारे में 10 कंपनियों से खरीदने का इन्होंने एक कानून बना दिया। अब जब लोकसभा में जनता ने निपटाया, ये उसको कहते हैं कि हमने रोड साहब आप एक बार अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की मार में मारते हो, और अब जब चुनाव आ गया, आपकी छुट्टी होने वाली है, अब आप कह रहे हो कि आपने कानून बदल दिया। ऐसे ही तो आपने 6 से 8 और किया पहले, और 8 से OBC पर डिबेट कर दी हम भाई साहब, उस पर डिबेट की थी हमने एक दिन। लोगों को नुकसान हुआ, जितने लोगों को नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? अच्छा रुकिए, लाखों किसानों को 3 स्टार मोटर 10 कंपनियों से खरीदने के नुकसान। अच्छा रोड साहब 1 मिनट रुकिए, मैंने शुरुआत में कहा था ये एक बड़ा टेक्निकल विषय है। किसानों के रुकिए रोड साहब 1 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। प्रवीण भाई रुकिए 1 मिनट, रजवंत भाई क्योंकि जानकार हैं इसलिए उनके पास जाना बहुत जरूरी है। रजवंत भाई मुझे बताएं, ये जो बीजेपी ने दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह किया, इसमें मनोहर लाल जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी। प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि स्पष्ट करना बहुत जरूरी था क्योंकि विषय टेक्निकल है और कांग्रेस इसमें लोगों को भ्रमित कर रही है। मैं दोनों चीजों को स्पष्ट कर देता हूं। जो रोड साहब ने भी एक जिक्र किया था उसके बारे में भी, और ये जो आज का जो इन्होंने जो कल एक सम्मेलन किया था इस चीज के बारे में जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, ऐसे आदेश बहुत से आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो तत्परता भारतीय जनता पार्टी ने कोटे में कोटा करने का जो दिखाई है, जो तत्परता दिखाई है, वो इस वजह से देश की जनता या हरियाणा की जनता या कहीं पर भी कहें, वो इसी वजह से सतर्क हुई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, ये पता है किन किन का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार बार एक ही चीज कहते थे कि अगर हमारी 400 सीटें आ गई तो हम देश से आरक्षण को खत्म कर देंगे। और वो उसी समय में, उसी चुनाव के दौरान ये जब फैसला आ गया तो ये बातें देश के लोगों को और जच गई, और खासकर दलित समाज के लोगों के दिमाग में ये बात बैठी कि ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो संविधान को खत्म करने की बातें जो करते हैं, जब इनके नेता इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इस ऑर्डर को जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे।
और उसी के बाद जब ये अब पता लगा कि लोकसभा में जब बार बार ये बातें कर रहे हैं कि बोला भाई और दलों को वोट क्यों नहीं मिली, तो उसमें एक बात ये भी आ जाती है कि संपूर्ण दलित समाज ने ये बात बिल्कुल ठान ली कि बोलो बीजेपी को हटाओ, केवल और केवल बीजेपी को हटाओ, तो इसके अलावा कोई नहीं, ऐसा होता तो फिर सारी रिजर्व सीटों पे बीजेपी हारती। जी, अगर ऐसा होता तो सारी रिजर्व सीटों पे बीजेपी पीछे रहती। नहीं, वो एक चीज है, वो चीजें भी देखी जाती है। कुछ एक जगह ऐसी मैं मान भी सकता हूँ, हो सकता है कुछ एक लोग, लेकिन दूसरी बात, अभी रोड साहब जो क्लास नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, ओबीसी वाला जिक्र कर रहे थे, उस दिन मैं और परवीन आत्रे जी साहब ही थे। उस दिन भी मैंने यही जिक्र किया था कि आपने ये कहा था कि बोलो सेंटर में 8 लाख है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 लाख से 8 लाख से 6 लाख घटा के कर दिया। और वो नोटिफिकेशन की डेट मैंने बताई है 17/8/2016 की बात है ये। परवीन आत्रे जी उस चीज को मानने नहीं, बोला आप बरगला रहे हो। और मैंने ये कहा था कि नोटिफिकेशन की डेट मैं बता देता हूँ, दफ्तर आपके सरकारी, आप निकलवा लेना। और उसके बाद फिर दोबारा नायब प्रवीण जी आ रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, आ रहा हूं। उन्होंने 6 लाख से और फिर बोला कि हमने 8 लाख कर दिया। तो मेरा सवाल यही था कि भाई 8 लाख से 6 लाख करने वाले कौन थे और 6 लाख से 8 लाख करने वाले कौन थे? रजवंत भाई, अब आ गई बात दलित समाज की। दलित समाज इस विषय पे बता देता हूँ, क्या इस पे सरकार जो स्पष्टता दे रही है, ये कह रहे हैं जी, सरकार बार बार ये कह रहे हैं कि हम एसटी समाज के हितैषी हैं, हम कोटे में कोटा जारी करना चाहते हैं, हम जो एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट इन्होंने जो बनाने की बात चल रही है। तो एक बार इनसे ये तो पूछे कि आपने कैसे आंकड़ा लगाया, कैसे अंदाजा लगाया कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट भी है? जब तक किसी जाति की गणना नहीं कर सकते आप, जब तक आप रजवंत, मेरा एक सवाल है इसमें, मेरा एक सवाल है रजवंत, मेरा एक सवाल। और दूसरी बात, एक सवाल लीजिए ना प्लीज, एक सवाल सुनिए। के लिए काम करने का नहीं, वो नहीं, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है, देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, एक फैसला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आकर कहा कि जी हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस व्यवस्था से। उसके बाद जब ये विषय क्या वहीं खत्म नहीं हो गया है? मुझे ये बताएं। नहीं, देखिए एक चीज है, जब आपने एक चीज देखा होगा, अभी एक नायब सिंह सैनी जी ने एक नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री जी से पूरे देश के जो एसटी समाज के जो सांसद थे वो मिले थे, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसको हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे। इस ऑर्डर के बारे में भी उन्होंने ही कहा था कि जो भी क्रीमी लेयर है वो एसटी में लागू नहीं करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये केंद्र ने छोड़ा, किसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और किस प्रकार नायब सिंह सैनी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जो वहां पर, और उसमें एक क्लासिफिकेशन इनको कहा है कि बोला इसका आरक्षण का फायदा एसटी वालों के साथ साथ उन डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को भी मिलेगा। अब बात यही तो आ रही है कि डिप्राइव्ड की आप गिनती कैसे करोगे जब तक आप गणना नहीं करा रहे? आपको कैसे पता है कि कौन डिप्राइव्ड है कौन नहीं है? ठीक है, एक चीज का मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आज आप ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन की बात करते हैं, एक इनसे पूछ के जाओ कितने यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में और कितने में वीसी शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने में रजिस्ट्रार शेड्यूल कास्ट के हैं? आप केवल और केवल जिक्र करके छोड़ देते हैं कि हमने एसटी वालों का हितैषी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट हितैषी है। अगर हितैषी कहीं होती तो इससे पहले एक छोटी सी बात बता के चला जाता हूं, थानों में एसएचओ भी शेड्यूल कास्ट को नहीं लगाते थे। ये भी एक डीजीपी पीछे बात आई तब उनको कहने लगा जब आरटीआई, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, क्या थानों में इस सरकार ने नहीं लगाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कहूंगी वो आरटीआई से खुलासा हुआ तब पता लगा कि इस प्रकार की भी भ्रांतियां फैली हुई हैं। भ्रांतियां है ना, विकास को किस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है? भ्रांतियां है ना, ये दरकिनार करने का काम करते हैं हम तो। रजवंत भाई, ये भ्रांतियां है ना? नहीं, भ्रांतियां नहीं, इन्होंने कर रखा था। ये किन्होंने कर रखा? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी ने ऐसा किया? जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कर रखा था, इससे पहले भी होता है सर, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है ये चीज, पहले भी होता है। बीजेपी की सरकार में थानों में एसएचओ एससी समुदाय के नहीं लगाए गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं राकेश आपके पास आऊंगा। प्रवीण जी, ये इस तरह का आरोप लग रहा है आप पर। देखिए ऐसा है वरुण भाई, वही तो मैं कह रहा था कि हमारे मित्रों के पास जब कहने को तथ्य नहीं होते फकत झूठ बोलते हैं। हरियाणा के अंदर बीएस संधू डीजीपी रहे हैं, किसी सरकार ने लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाए थे। तो मित्र को शायद यही नहीं पता कि बीएस संधू जो डीजीपी थे, जो रिटायर हुए हैं, वो किस जाति से थे। यहां बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं। अभी देखो इन्होंने एक बड़ी गजब बात बोल दी, मैं तो बड़ा हैरान उस बात पे। या आपने तो इनको एक एक्सपर्ट समझ के कहा कि आप बताइए कि इस विषय पे, और ये क्या बोलने लगे कि मोदी जी ने देखिए अनुसूचित जाति के एमपी को ये कहा कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। तो वही तो किया सरकार ने भाई,
सरकार ने तुरंत कैबिनेट के अंदर लावा के ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि एससी आरक्षण पे क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, पहली चीज। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था क्रीमी लेयर का, वो विषय ही केंद्र सरकार का था। दूसरा, इन्होंने एक और बात बोल दी कि देखिए उन्होंने क्लासिफिकेशन जो है वो प्रदेशों पे छोड़ दी। अरे साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन के अंदर वर्गीकरण के विषय में नहीं, वही तो चीज कह रहा हूं कि मोदी जी ने तो ये कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन नायब सिंह सैनी जी का स्टेटमेंट क्या आता है आप नहीं देखे? एक सेकंड मैं चुप रहा था, एक सेकंड। देखिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शन में ये विषय प्रदेश पे ही छोड़ा है क्लासिफिकेशन का। इसीलिए तो नायब जी ने बात की है इसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में छोड़ा है। और मैंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2 शर्तें लगाई, जो ये बार बार कहते साहब आपके पास आंकड़ा कहां से आया, आपके पास आंकड़ा कहां से आया। अरे साहब, एससी कमीशन ने बाकायदा सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जो 17 तारीख की कैबिनेट में सरकार ने स्वीकार की थी। उसी कैबिनेट के अंदर क्लासिफिकेशन का प्रस्ताव रखा गया था। भैया, आप अगर ना खबर देखते हो ना चीजों को समझते हो तो ये मेरा दोष तो नहीं है कि आंकड़ा कहां से आया। एससी कमीशन से पूछिए जो रिपोर्ट लेके आया था, वो आपको बताएगा कि उसके पास आंकड़ा कहां से आया था। सरकार ने कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। दूसरी बात देखिए वरुण, मैं क्या बात कर रहा था, आपने जब अपने सुरेश भाई से सवाल पूछा तो सुरेश भाई ने छूटते ये कहा कि दिवाली के गीत आप होली पे गा रहे हो, लेकिन दिवाली के गीत होली पे गाने किसने शुरू किए? सुरेश भाई ने। हम बात कर रहे हैं एससी आरक्षण की, ये बात शुरू कर दी इन्होंने ओबीसी की। भैया, आपके पास इसका मतलब एससी आरक्षण के ऊपर बात करने के लिए नहीं है। लेकिन मैं यहां एक चीज जरूर स्पष्ट करूंगा कि ये कांग्रेस सबको पूरा टाइम दूंगा। एक उदाहरण, ताजा उदाहरण दूंगा आपको। अभी कांग्रेस ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक गठबंधन कर लिया चुनाव के लिए। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब हमारी सरकार बनी तो हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से दोबारा लागू कर देंगे। लेकिन धारा 370 और 35 से वो है जिसके लागू होने से वहां के दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। मतलब कांग्रेस सीधा सीधा दलितों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है गठबंधन के अंदर अपने मित्र के जरिए। तो ये तो कांग्रेस का असली चेहरा है। ये अपने आप को दलित हितैषी पाने का ढोंग करते हैं। कौन नहीं जानता कि डॉक्टर अंबेडकर को 2 चुनाव कांग्रेस ने साजिश रच के हरवाए थे? कौन नहीं जानता? भाई, आरसी मजूमदार की किताब पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का सच, उसके अंदर आपको सब पता लग जाएगा कि कैसे आपने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बर्ताव किया, कैसे उनको चुनाव हरवाए, कैसे जवाहरलाल नेहरू उनको अपने मंत्रिमंडल में साथ साथ उस समय चंडीगढ़ की तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई थी। नहीं, जनता मंजूर 1975 में क्या किया था आपने? 1975 में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या ही तो की थी दोस्त। और क्या किया था आपने? उन्हीं डॉक्टर के अंबेडकर के संविधान को पंगु कर दिया था। कैसे होती है लोकतंत्र की हत्या? ठीक है, रुकिए अब रुकिए भाई, राकेश के पास में नहीं गया हूं, चर्चा काफी देर से चल रही है। प्लीज राकेश रुक जाइए, एक मिनट। रोड साहब आऊंगा, रोड साहब लौटूंगा। राकेश जी, पहले तो माफी की आपके पास में देर से पहुंचा, पर मुझे बताएं, एक विषय था वो उठा क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद अब इस तरह के सम्मेलन में सरकार के मंत्री आकर बता रहे हैं कि किसी बहकावे में मत आना। वरुण भाई, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि जो ये 20% आरक्षण बदलने की बात हुई या संविधान से छेड़छाड़ करने की बात हुई, ये किसने चालू की? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कहा, अहंकार में आके कहा कि अगर हमारी 400 पार आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। ये किसने कहा आरक्षण को खत्म कर देंगे? मुझे उस एक नेता का नाम बता दीजिए। किसने बोला? उस नेता का नाम नहीं, ठीक है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, अरे लल्लू सिंह अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान बदल देंगे पर आरक्षण खत्म कर देंगे। किसने कहा? मैं तो जानना चाह रहा हूँ। खत्म करने की भी लोगों ने बात की। सर मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, बताइए तो सही किसने कहा? तो कही ना जी। सर नाम तो बता दो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ भाई, ये लगातार आज भारतीय जनता पार्टी झूठ की वजह से हमने मंच पे आके ये झूठ की वजह से, क्योंकि सच के साथ ये लड़ नहीं सकते, तथ्यों के साथ लड़ नहीं सकते, फैक्ट के साथ लड़ नहीं सकते। ये झूठ जब आप झूठ बोलते हैं सक्रिय हरियाणा में, पूछिए जब आपको लग रहा है कि आज से दूर चला गया और भारतीय जनता पार्टी के 5 लोग तो आप हार गए, तभी तो आपने बातें करी है।
मैं कह रहा हूँ ना, आप आपके लोग ही कह रहे हैं, आप सब लोग इसीलिए हमें जनता को बताना पड़ता है। आपने कहा कि संविधान को बदल देंगे, संविधान के हमारी 412 आपके नेता कह रहे थे, इस बात को देश जानता है, जब तो ऐसे समाज के लोग जब आपसे चले गए। मैं कह रहा हूँ आप बात ही सुन रहे, आप अपनी कमजोरी, आज ये नौबत क्यों आ गई? आपने 10 साल का हिसाब देना, आपने हरियाणा में क्या विकास करे, आपने हरियाणा में क्या विकास करे मुझे बताओ। 10 सालों में आपको एससी समाज की क्यों आपको याद आने लगी? आपने कितनी नौकरियां? अरे आपको ये पता है कि आप बताओ ना हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट में क्या दी है? आपने हरियाणा ये विषय कुछ और है। मैं ऐसी नौबत क्या? नहीं, ये समाज का सामान्य रोज की राजनीतिक बहस वाला विषय नहीं है ये, आप समझिए, ये समझिए। मैं विषय फिर से बता दूं आपको क्या है, मैं फिर से बोल दूं। 1 अगस्त 2024 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला, मतलब फैसला तो नहीं, उन्होंने एक तरह का ऑब्जर्वेशन दिया। उसमें उन्होंने इस तरह की बात कही कि जिस तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, वैसा क्या एससी में हो सकता है या एससी में होना चाहिए। 6 जजों ने इस पर सहमति जताई, 1 जज बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। उसके बाद सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दिया क्रीमी लेयर को लेकर। अब सरकार या मान लीजिए बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम कर रही है और बता रही है ऐसा नहीं है, ये एक विषय है। और प्रवीण अत्रे कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष बहका रहा है इसलिए हमें इस तरीके से आके पब्लिक को बताना पड़ रहा है। वरुण भाई, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पिछले 10 सालों में इन्होंने कोई विकास करा नहीं, हरियाणा में कोई नौकरियां दी नहीं, हरियाणा में, क्योंकि आम आदमी पार्टी इन सब बातों पे भरोसा नहीं रखती। आम आदमी पार्टी जिस बात पे भरोसा रखती है वो बिजली पे रखती है, वो लोगों की सुविधाएं देने पे रखती है, वो शिक्षा पे रखती है, वो चिकित्सा पे रखती है, जो विकास पे रखती है। बिजली पानी ठीक है, हर पार्टी का कोर एजेंडा होता है। आपका बिजली पानी स्कूल है, बहुत बढ़िया एजेंडा है कि हम बढ़िया स्कूल देंगे, जो गरीब बच्चे जो आप स्कूलों में नहीं जा पा रहे, हम हरियाणा में अगर हमारी सरकार आएगी हम बढ़िया स्कूल जी। अब सुरेश रोड साहब बोले, एक मिनट काम करेंगे। नहीं, प्रवीण जी रुकिए, रोड साहब के इंतजार। जी रोड साहब बोलिए। मैं और जी 2 बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे आईएनएलडी के प्रवक्ता साथी से बात करते हुए प्रवीण अत्रे जी ने एक बात कही जी कि एससी समुदाय से डीजीपी संधू साहब इन्होंने लगाए थे। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहता हूं कि डीजीपी कोई प्रदेश की सरकार नहीं लगाया करती, और आपने कोई ना एहसान किया ना आपने किसी को बुलाइज किया। अगर एहसान तो प्रदेश ने किया तो ये आपकी सरकार की एक तरह से गैर जिम्मेदार हरकत। डीजीपी को बताया जाता है केंद्रीय होम मिनिस्टर के पास 3 ऑफिसर्स जो सीनियर होते हैं, सरकार भी नहीं बनाती। रोड साहब मेरिट पे यानी डीजीपी लगता है। एसएचओ लगाना एक एसपी के अधीन आता है, सरकार के एमएलए एमपी भी एसएचओ लगवा लेते हैं। तो ये बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा था, ये इन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदार बात बोली है। एक बात इन्होंने आप पार्टी के साथी के बारे में भी कहा, उनको घेरने की कोशिश की। आपने भी पूछा कि ये बात किसने कही थी कि आरक्षण खत्म होगा। मैं बताता हूँ, ये बात इनके सबसे बड़े नेता ने कही थी, जिसके सामने मोदी जी भी कभी थर थर कांपते थे। ये झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट सुन लें दीजिए, एक मिनट सुन लें दीजिए। हाँ जी रोड साहब दोबारा बोलिए। आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बातों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। सर नहीं, नाम दोबारा लीजिए सर, मैंने सुना नहीं, नाम लीजिए एक बार। मोहन भागवत जी ने यह कहा था कि आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके चैनल पे अखबारों की जो न्यूज़पेपर की क्लिप्स हैं वो मैं दे दूंगा। हाँ भेजो आप। ये मोहन भागवत जी ने कहा था, और पूरे देश में उसका क्रिटिसिज्म होगा कि मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं। ये इनके शब्दों को साबित करती है। नहीं, चर्चा तो रिकॉर्ड ही है खैर, इसमें कोई गंभीर बात है। हाँ नहीं सुरेश जी, अगर आप गलत साबित हुए तो क्या करेंगे? अगर आपने जो ये बात कही है कि मोहन भागवत जी ने ये कहा, क्या करेगा ये बताइए। उस शर्मिंदगी में सुरेश क्या करेगा? मैं देखिए आपको ये कहानी मेरी अपने मोहन भागवत की कहानी, मैं आपको न्यूज़पेपर की क्लिप्स सुरेश जी, अरे आप सारा कुछ दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं सुरेश जी आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपने जो शब्द बोले हैं, अरे भाई पहले सुन लो, अरे पहले सुन लो सुरेश जी सुन लो, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप एक भी क्लिप इस बात की दिखा दो कि मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो सुरेश जी मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर आप ये क्लिप ना दिखा सके कि मोहन भागवत जी ने ये कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, तो सुरेश जी आप भी ये कसम उठाइए कि आप दोबारा राजनीति नहीं करेंगे। बताइए तैयार हो आप? मैं बताइए तैयार हो आप? इसके साक्ष्य दूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 लाख मैं दोबारा के बारे में ऐसे दावा कर रहे थे। अरे मैं क्या कर रहा हूँ सुरेश जी,
नहीं और झूठ बोलो, आपको तो ये एजेंडा है। सुरेश जी आप तो रजत बेनीवाल के साथ भी, मेरी बात रजत भाई के साथ भी ऐसी बातें कर रहे थे, जबकि उन्होंने ब्रेक के बाद आपको बता दिया उसको। मैं आपके सामने रजत भाई की बात सुना नहीं गया, मुझे बात नहीं आती। ऐसा ना करो सुरेश जी, ऐसा ना करो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वरुण जी इस बात के जज है। अगर मोहन भागवत जी ने ये ना कहा हो कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, शब्द मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मोहन भागवत जी ने ये ना कहा हो कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो क्या आपको जो मर्जी करना है करो। क्या कह रहा हूं, मैं इसके सबूत दे दूंगा, मेरे पास 10 क्लिप्स पड़ी हुई है। क्या आप माफी मांगोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चैनल पे आगे माफी मांगोगे जनता से झूठ की? अगर आप मुझे बीजेपी ने अवार्ड देना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी जो चीज याद है परिवार को याद करा रहा हूँ सच्चाई। अब जी बताइए क्या बहस करें इनसे? चलिए ठीक है, कुछ भी झूठ बोलेंगे और चले जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है जी, मैंने तो बोल दिया। मैंने आपने इतनी बड़ी बात बोली, उसको ऑन करो। खुद मुख्यमंत्री की आपने इतनी बड़ी बात ऑन करी है सुरेश जी, उस बात को ऑन करो। अच्छा एक मिनट, 0 किलोमीटर स्कीम, एक मिनट आपने कनार में जितने गेट बनाए सब मेरे को डाला है, मेरे को कुछ नहीं दिया आज तक। आप बताओ, अब ये पूछोगे तो न्यूज पे डिबेट हुई थी कई साल पहले, तो मैं 3 शिकायत बता दो सरकार की। हम चोरी में लिप्त है। रोड साहब रुक जाइए। सुरेश देखिए, ऐसा है वरुण जी, इन्होंने एक झूठ बोला यहाँ पे बैठ के, एक और झूठ बोला। तो रोड साहब सुनिए की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, अरे प्रॉपर नहीं सुन पा रहा, लेकिन जो मेरे संज्ञान में आई मुझे सुरेश जी सुन लो, अरे सुन लो सुरेश जी, मैंने बताइए आपको। आप चिंता ना करें ना, डिबेट तो रिकॉर्ड है, कोई चिंता नहीं है। रुक जाइए। अच्छा ऐसा है देखिए वरुण भाई, एक झूठ इन्होंने सुरेश जी ने और बोला। इन्होंने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिया कि मोदी सरकार अपने खर्चे पे SYL का निर्माण करे, ये इन्होंंने बोला था। बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि केंद्र सरकार अगर आपको ये नहीं पता, दोनों ये नहीं पता, फिर आपके साथ डिबेट करने को साथ नहीं। अरे SYL पे कहां चले गए? झूठ बोल, अरे सुन लो, ये क्या हुआ भाई? SYL पे कहां चले गए? स्पष्ट करना जरूरी होती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, आप प्रवक्ता साथियों में काबू नहीं आओगे तो आने वाले 1 तारीख को प्रयास करेगी। मुझे लगता है, अरे आपको पता लगेगा, गारंटी करता हूँ कांग्रेस इतनी बुरी तरह हारने वाली है। इतना गंभीर विषय, झूठ की वजह इतना से गंभीर विषय और इस तरह डिस्ट्रैक्ट तो ठीक नहीं लगता है। नोटिफिकेशन दे रहे हैं, ये जानबूझ के करते हैं। रुक जाइए रुकिए रोड साहब प्लीज। सर एक राउंड टू जल्दी से। रजवंत मुझे एक बात बताएं कि जब सरकार या बीजेपी इस तरह के कार्यक्रम करके ये स्पष्ट करना चाह रही है और बता रही है कि भाई पिछली बार आप लोगों को कह दिया गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा या ऐसा, सरकार इस बार बता रही है कि जैसे अभी पिछले दिनों एक भारत बंद की बात हुई थी 21 अगस्त को, अब जो बीजेपी कर रही है, क्या ये हम माने कि बीजेपी पिछली वाला जो चुनाव में स्थिति हुई उसे फूक कर अब कदम आगे रख रही है और बताना चाह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है? देखिए वरुण भाई, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति मुंह से क्या कहे और उसकी कार्यशैली क्या रहे। अब कार्यशैली के बारे में ही मैंने बताया था इनकी, वो इनके समझ में नहीं आई। अगर अगली चीज समझ लीजिए, अब जैसे HKRN के बारे में एक दिन बात चल रही थी हमारी कि HKRN की 1,20,000 की इन्होंने भर्ती की। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हो जाऊंगा अगर ये बता दे कि क्या उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया गया था। अगर उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया तो कैसे कह सकते हैं कि दलित OBC के हितैषी है ये? दूसरी चीज, एक ये कहते हैं कि बैकलॉग की बात आ रही है। बैकलॉग, इनकी सरकार में ये कहते हैं कि हम बैकलॉग को पूरा कर देंगे। इनसे बैकलॉग को तो इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और ये कल वहां पर बैठ के कह रहे थे कि बोला हमने बैकलॉग को पूरा करने की बात काम किया है। अरे बैकलॉग को तो अभी आपने छेड़ा भी नहीं है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद दलित समाज से आता हूं। और एक चीज, एक रोस्टर 13 और रोस्टर 200 पॉइंट का सुना होगा आपने साहब, अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूं। एक रोस्टर 13 और रोस्टर 200 पॉइंट में यूनिवर्सिटीज में लागू किया था और उसके तहत इन्होंने वो पॉइंट 200 इसलिए लागू कर दिया कि उससे SC के जो कैंडिडेट्स पे जो पोस्ट निकलती थी उन पोस्टों में ऐसा इन्होंने प्लान बनाया कि जो SCP जो पोस्ट आती थी, जो चौथी पोस्ट आती थी,
वो 7वीं पोस्ट चली गई। अब कभी भी आपने देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट में 3 से ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, 4 नहीं निकलती। अब एसटी के अगर किसी डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी निकल गई तो उसमें वो कहेंगे 200 पॉइंट लागू है, और बोला 7वीं वैकेंसी तो आपकी है। अब 7वीं वैकेंसी कब निकलेगी? एसटी की 14वीं वैकेंसी होगी, वो कभी निकलेगी नहीं। तो इस प्रकार के जो इनके क्रिया और कार्यशैली थी, उससे हरियाणा ही नहीं देश दुनिया के जो लोग थे उनकी समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी केवल संविधान के साथ फोटो खिंचवाने तक सीमित है। उन्होंने ना तो कभी दलित बस्तियों में जाकर देखा कि दलितों की हालत क्या है। आज भी मैं इनको रिकॉर्ड के तहत बता सकता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर दलित बस्ती में जाकर अगर ये कह दे कि दलित बस्ती में विकास हुआ है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का आपके चैनल पे बैठ के कहीं ओपनली डिबेट में कह सकता हूं कि वास्तव में इन्होंने काम किया। मैं इस चीज को स्वीकार करूंगा, ओपन एयर में ऑन एयर स्वीकार करूंगा। लेकिन आज दलित बस्ती की हालत अब जवाब केवल और केवल, अब आपने एक और सवाल उठाया तो जवाब देता हूं। प्रवीण अत्रे, देखिए ऐसा है कि यहाँ पे अभी भाई ने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दलित बस्तियों में जाके नहीं देखा दलितों के हालात। वरुण भाई, मैं नहीं चाहता कि इनकी पार्टी की असलियत सबके सामने रखूं, कि बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन ताजी बात है। कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, मिर्चपुर के अंदर एक कांड होता है, तो लेटेस्ट बात को जलाया जाता है। अरे सुन लीजिए, मैं तो सब पार्टियों को कह रहा हूँ कि किसी ने भी दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज किया है। ये सवाल भी पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, तो सब करेंगे। ऐसे कैसे चलेगा वरुण भाई? एक मिनट, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। अरे मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना, रुकिए रुकिए। तो ऐसा है कि मिर्चपुर कांड के अंदर दलित बस्ती को जलाया जाता है। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, एक गरीब परिवार की बच्ची जिंदा जला दी गई, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिंदा जला दिया गया, और उन जो बस्ती के लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया। हुड्डा साहब ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। किसने बसाए थे डुडूर गांव में? वो इनसे पूछिए दहीवाल से। जब हमारी सरकार बनती है, मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उनको पुनर्वास करवाया जाता है डुडूर गांव के अंदर। ये किया हमने। ये बातें यहां बैठ के अब इनकी सुना देता हूं। अभी देखिए, इन्होंने एक बात कही, पहले चलो मैं अरोड़ साहब की बात कहते हैं, बीजेपी कौन सा सरकार बनाती है। देखिए, एक प्रवक्ता जो बहुत पुराना राजनीतिक है, जो ये अच्छी तरह जानता है कि पैनल सरकार भेजती है गृह मंत्रालय को 3 लोगों का, उसमें से गृह मंत्रालय फाइनल करता है। पैनल ने दिया संविधान का हम नहीं भेजा होगा, किसी और ने तो भेजा नहीं होगा। पैनल करके नहीं नियुक्त कर सकते। मैं अपनी बात पे अडिग हूं और यही सच्चाई है। सीनियरिटी वाइज बनेगा। आप उसको ओवलाइज नहीं कर रहे किसी को, किसी कैटेगरी विशेष को। ये कोई रिजर्वेशन नहीं है उस पोस्ट की। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा हूँ रोड साहब, आज रेलवे को चेयरमैन मिले हैं नए। 119 साल के इतिहास में पहले दलित चेयरमैन है वो रेलवे के। तो वो अपनी काबिलियत पे, अपने टैलेंट पे, अपने अब तक के अनुभव के आधार पे बने हैं या राहुल गांधी की वजह से बने हैं? राहुल गांधी जी तो सरकार में नहीं है। राहुल गांधी आज मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरी बात सुन लीजिए। आज कांग्रेस के नेता ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी का इंपैक्ट है जिस वजह से वो चेयरमैन बने। बड़े बड़े नेता प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं ये। देखिए, योग्यता जहां तक चेयरमैन बने हैं, तो ये अधिक 119 साल के इतिहास में पहला दलित चेयरमैन रेलवे को मिला है आज। देखिए, चेयरमैन अलग चीज है, मनोनीत किया जाता है। मैं समझा नहीं था पहले, मैंने सोचा कि रेलवे के आप अधिकारी की बात कर रहे हो। आप टैंकर, आपको यह पता होना चाहिए, आईएएस आईपीएस अधिकारी अलग है सर। इन्होंने तो वहां भी आपकी पार्टी के प्रवक्ता लिख रहे हैं तो राहुल गांधी का इंपैक्ट है ये। किसी को चेयरमैन अगर नियुक्त किया जाता, मनोनीत किया जाता, वो एक अलग बात। आप एचपीएससी का चेयरमैन उन्होंने लगाए थे, पीछे हटाए भी इन्होंने। भारत भूषण भारती लगाया था, हमारे पे हुए था, पैसे लेते हुए पकड़े गए 50 लाख रुपए। अरे सर, मैं तो भारतीय रेलवे का कह रहा हूँ, तो आप कहाँ चले गए? नहीं रे, कोई भी वरुण जी, कोई भी विभाग हो, उसमें चेयरमैन अगर किसी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति को कोई सरकार मनोनीत करती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप किस कैटेगरी को लगाना चाहते हो। इन्होंने अभी विधायक सिंह की भी नियुक्त किया है मुख्यमंत्री। करिए। एक मिनट एक चीज बता देता हूं, रिजर्वेशन के बारे में एक चीज बात करके बता देता हूं, आप भी समझ जाएंगे। आज तक आपको पता है कि हरियाणा में 2 सीट रिजर्व है लोकसभा के लिए और 17 सीट विधानसभा के लिए रिजर्व है। क्या किसी पार्टी ने 18वीं दी हुई है या 2 से तीसरी पार्टी ने किसी को रिजर्व के लिए दिया हुआ है? भाई, मैं तो इसमें एक नई चीज ऐड कर देता हूँ। आप कह रहे हैं, मैं इसमें एक नई चीज ऐड करता हूँ। बताया, देखिए राजनीति में होता क्या है, बताया ये जाता है कि जी अब तक जितने जो पीएमओ में अधिकारी हैं उसमें ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं।
मिस इंडिया की लिस्ट में कोई एससी ओबीसी नहीं है। मुझे कोई बताए क्या किसी नेता ने आके बोला कि हरियाणा में आज तक कोई एससी सीएम नहीं बना? वो लिस्ट क्यों नहीं सामने आती है? ये कहते हैं और ये भूपेंद्र चौटा बार बार कहते हैं कि सीएम मैं बनूंगा, वो क्यों नहीं कहते कि दलित मुख्यमंत्री बनेगी? एक बार बात तो करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहती कि वो दलित मुख्यमंत्री बनेगा? मैं तो इस चीज के लिए अपनी पार्टी को भी कहता हूँ कि हमारी पार्टी को भी चीज के लिए फाइल करनी चाहिए। इस चीज में तो बात ही नहीं है, सारी चीजों के लिए लागू होती है, केवल और केवल दलितों के नाम पर राजनीति की जाती है। भले मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन अगर समाज की बात आती है तो समाज इसके लिए सबसे आगे होना है, क्योंकि राजनीति का शिकार बहुत हुआ है दलित समाज। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, समय हो गया। एक विषय था जिस पे हमने बात की थी, बहुत गंभीर और सेंसिटिव विषय था, और उस तरीके से हम उसको समझना चाह रहे थे, उसकी टेक्निकलिटीज को। और बीजेपी क्या अलर्ट मोड में आके ये बता रही है कि भाई ऐसा नहीं है, इसका इंपैक्ट कितना होगा जमीन पे चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। आप सारे मेहमानों को जुड़ने